हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एआर मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शमशेर। आज स्टार्ट करते हैं साइंस का क्लास। जो कि आप लोग को पता है कि 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी को होने वाला है, और इतना कम समय है, उसको देखते हुए हम साइंस स्टार्ट किए हैं। आज सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, देख लेते हैं एक बार। साइंस का 3 पार्ट होता है। इसमें पहला पार्ट होता है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ये तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। और फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आप लोग तो वैसे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास, है ना। तो देखिए, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, है ना। मतलब प्रकाश प्रकाश में दो चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, एंड सेकेंड, अपवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश है क्या, है ना। प्रकाश। यार क्या हो रहा है? देखिए देखिए, यदि हम प्रकाश का बात करें तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश का यदि कहें सिंपल में, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। और इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक आता है, मैक्स प्लांक। क्या आता है? मैक्स प्लांक। ये प्रकाश के संदर्भ में बताया कि प्रकाश फोटोनों का बना होता है। मतलब फोटोनों की धारा ही प्रकाश कहलाता है। ये मैक्स प्लांक ने बताया। सब वैज्ञानिक का अपना अपना कहना है, लेकिन सिंपल भाषा देख लें। मैक्स प्लांक कहा कि फोटोन की धारा ही प्रकाश कहलाता है। फोटोन की धारा ही प्रकाश कहलाता है। धारा ही प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का चाल यदि बात किया जाए, तो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है सिर्फ और सिर्फ निर्वात एंड हवा के लिए। निर्वात तो पता ही होगा, निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात वह स्थान होता है जहाँ पर हवा भी नहीं मौजूद रहता है। जैसे कि अंतरिक्ष हो गया निर्वात में। जैसे कि एक कमरा है, उसमें से हम हवा को बाहर निकाल देंगे, वो कहलाएगा निर्वात। निर्वात में और हवा दोनों में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ऑप्शन देख लीजिए आप। देखिए, पहला नंबर है 3 × 10⁻8 5। ये तो होगा ही नहीं। 3 × 10⁻8, 10⁻8, 10⁻8। अब बात है, ये जो इसके बाद में दिया गया जिसे कहते हैं मात्रक, ये मात्रक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाल का जो मात्रक है प्रकाश के चाल का, मतलब 1 सेकेंड में जाता है 3 × 10⁻8 मीटर। कितना जाता है? 1 सेकेंड में 3 × 10⁻8 मीटर। तो ये यहाँ दिया हुआ है, ये मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये किसका मात्रक है? ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ये भी नहीं होगा। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, चाल का मात्रक होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन अपना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही होगा आंसर। समझ गए? तो अगला टॉपिक लेते हैं अपना।
प्रकाश का कुछ गुण होता है, वो गुण देखते हैं क्या सब होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा उसका चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हम बता दिए हैं। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसमें भी कौन? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद आता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। वेग और तरंगदैर्घ्य याद रखना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो इसका तरंगदैर्घ्य, अब देखो भाई, अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यदि ये पढ़ने लेंगे तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तो फिर अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, है ना। इसलिए तरंगदैर्घ्य को छोड़ते सिर्फ मान लेते हैं कुछ है ना। जब अगला चैप्टर होगा, जब प्रिज्म पढ़ेंगे, उसमें हम बता देंगे तरंगदैर्घ्य क्या होता है, चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, है ना। तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति, क्या चीज? आवृत्ति नो चेंज। इसका कोई चेंज नहीं है। जैसा आवृत्ति रहेगा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी। एक आवृत्ति से एक और चीज याद कर लीजिए, आवृत्ति का मात्रक होता है, हर्ट्ज। मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। याद रहे आप लोग को। यदि आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से उतार लीजिए। तब तक हम, तो आप लोग उतार लिए होंगे। आगे देखते हैं। अब आता है किरण। किरण भाई, देखो, जैसे कि अपना लोग जिस पर चलते हैं, जैसे कि अपना लोग रोड पर चलते हैं, तो जिस पर अपना लोग चलते हैं वो कहलाता है रोड, कहलाता है ज़मीन कहलाता है। उसी तरह से प्रकाश भी जिस रास्ता पर चलता है उसका भी कुछ नाम होगा। प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसे कहते हैं किरण। मतलब प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, गमन करता है, वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। उसी तरह से विद्युत धारा जिस पथ पर गमन करता है उसे कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं? परिपथ। तो किरण के बारे में सिंपल कह सकते हैं, जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है, किरण कहलाता है। अब प्रकाश तो हमेशा समूहों में ही गमन करेगा, तो प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहेंगे? किरणों के समूह को किरणपुंज। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरणपुंज। अब किरणपुंज 3 तरह का हो सकता है, देख लेते हैं। यह 3 तरीका का हो सकता है। पहला हो सकता है समानांतर। सिंपल नाम से ही स्पष्ट है कि वे किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर होकर गमन करता है, समांतर किरणपुंज कहलाता है। उसके बाद है अपसारी किरणपुंज। अपसारी, देखिए सिंपल यहां दिख रहा है, अपसारी। देखो, तो पसारने का अर्थ हो रहा है, पसारना मतलब पूरा फैला देना। मतलब जब प्रकाश एक बिंदु से फैलेगा, तो वह क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। इसका फिगर देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इससे प्रकाश निकल रहा है, कई दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है, मतलब फैल रहा है। एक ही बिंदु से प्रकाश फैल रहा है, और फैलने मतलब क्या? पसारना। फैलना मतलब क्या? पसारना। यह क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। जस्ट इसका उल्टा होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज। जस्ट इसका उल्टा। अपसारी क्या हुआ? एक बिंदु से फैल गया तो अपसारी, और एक बिंदु पर आकर मिल गया, मतलब बहुत ही प्रकाश आ रहा है, एक ही बिंदु पर आकर मिल गया, तो वह क्या कहलाएगा? अभिसारी। क्या कहलाएगा? अभिसारी।
जैसे कि कोई बिंदु है और इसी पर प्रकाश आकर मिल जाएगा। देखो यहाँ एरो है कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है कई दिशाओं में, मतलब फैल रहा है, तो अपसारी। और एक ही बिंदु पर प्रकाश आकर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना। उसके बाद बस इतना ही है किरण में। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का यदि सिंपल सा अर्थ देखें हम लोग, परावर्तन का सिंपल सा यदि अर्थ देखें तो परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आना। जैसे कि हम बॉल को किसी दीवार पर फेंकते हैं और टकरा कर वापस आ गया, यही कहलाता है परावर्तन। बस समझ गए। तो उसी तरह से यदि प्रकाश किसी सतह पर भेजते हैं और वह सतह चमकीला ही होता है वापस आने के लिए। यदि खुरदरा सतह होगा तो वो शोषित हो जाएगा, प्रकाश वापस नहीं आएगा। परावर्तन के लिए हमेशा चाहिए चिकना सतह। कैसा सतह, चिकना सतह। तो जब प्रकाश को हम किसी चिकनी सतह पर भेजते हैं तो वह टकरा कर वापस आ जाता है। और ये तो फिक्स है, प्रकाश को भेजेंगे तो कुछ ना कुछ उसका एनर्जी खत्म होगा। तो प्रकाश का टकरा कर वापस आना, यही घटना सिंपल कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन का दो नियम है, देख लेते हैं भाई। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। बता दिए कि मान लीजिए ये कोई सतह है, इस पर हम प्रकाश को भेजें। ये कोई सतह है, चिकना सतह है, इस पर हम प्रकाश को भेजेंगे। याद रखिएगा, जब भी प्रकाश को भेजेंगे तिरछा प्रकाश को भेजेंगे। यदि 90 डिग्री एंगल पर प्रकाश को भेजेंगे तो उसी पथ पर वापस आ जाएगा। मतलब प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है ये फॉलो होगा हमेशा तिरछा प्रकाश के लिए, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होगा। क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर हम प्रकाश को भेजते हैं तो जिस रास्ता से प्रकाश टकराएगा उसी रास्ता से वापस आ जाएगा, मतलब उसमें नया एंगुलर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो भेजते हैं, मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है, इस पर एक प्रकाश को आपतित कराए। मतलब प्रकाश को भेजे, भेजना का अर्थ हुआ आपतित कराना। क्या हुआ, आपतित कराना। तो ये टकरा कर दूसरी दिशा में लौट गया, दूसरी दिशा में लौट गया। ये क्या हो गया, परावर्तित। आपतित परावर्तित, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और सतह पर 90 डिग्री का जो कोण देते हैं अपना से, वो कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। इस पर देते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है वो कहलाता है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। और ये होता है एंगल। एंगल बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ का ख्याल रखना है, एक किरण का और एक अभिलंब का। जैसे कि हमको बनाना है ये एंगल, मतलब आपतन कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब। मतलब किरण, कौन सा किरण है, आपतित किरण, और क्या है बीच में, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है। तो अब इसका नियम देख लेते हैं। पहला नियम है, सिंपल सा नियम याद करने का तरीका है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। सिंपल याद रखने का। अब मान लो वैसे तो कॉपी में लिखा हुआ ही होगा, लेकिन याद करने के लिए सिंपल यही होगा, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तित किरण तथा ये आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। वैसे लिख लो यार, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। तीनों एक ही तल में होता है। फिर से क्या बताए, सिंपल सा था।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा कौन है, जितना से आया उतना से ही गया। आया मतलब आपतन कोण, गया मतलब परावर्तन कोण। जितना से आया उतना से गया, आया मतलब आपतन कोण आई, गया मतलब परावर्तन कोण आर। दूसरा नियम कहता है आई बराबर आर, बस बात खत्म। तो ऑब्जेक्टिव तो एक और बनता है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या गो नियम है, परावर्तन का क्या गो नियम है, दो गो नियम है। कौन कौन नियम है, वो आपके सामने है, देख लीजिए फटाक से। यदि उतारना चाहो तो उतार सकते हो, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं हम, यदि आप चाहें तो उतार सकते हैं। तो उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, याद ही होगा, कॉपी में होगा, सिर्फ याद सुन सकते हैं, रिवीजन क्लास में सुनना ही बेस्ट रहेगा, तो सुन ही लीजिए, अच्छा रहेगा। अब एक कंडीशन आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब भी हम प्रकाश को लेंस में भेजेंगे या दर्पण में भेजेंगे, उसका ही सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो प्रकाश फैलेगा या तो प्रकाश सिकुड़ेगा, बस दो ही कंडीशन। फैलेगा तो अलग कंडीशन, सिकुड़ेगा तो अलग कंडीशन। लेकिन प्रतिबिंब के लिए चाहिए हमको, जब दोनों दो गो प्रकाश का मिलना जरूरी है, जहां पर दो गो प्रकाश मिलेगा, दो किरण मिलेगा, वहां पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि ये अपना लेते हैं, वैसे दर्पण अभी नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी मान लो यार थोड़ा सा। अब कौन दर्पण है अभी अभी मत सोचो क्या है। इससे प्रकाश भेजेंगे, ये प्रकाश यहाँ पर आ गया, सिकुड़ गया, लेकिन इससे प्रकाश भेजेंगे तो इधर चला जाएगा, फैल गया, बस दो ही कंडीशन। जब भी प्रकाश सिकुड़ेगा तो ये कंडीशन, फैलेगा तो ये अच्छा फैलेगा तो दो कंडीशन तो नहीं, मतलब दो बिंदु पर नहीं मिल सकता है, दो किरण नहीं मिल सकता है, तो उसको काल्पनिक रूप से बढ़ाकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। जब दो कंडीशन समझ में आ गया, एगो इसे इसे कहते हैं संश्रित होना, संश्रित मतलब सिकुड़ना, संश्रित होना। इसे कहते हैं अपसृत होना, अपसृत मतलब फैलना, अपसृत मतलब फैलना, याद रहेगा। दो कंडीशन है, एक संश्रित होना और एक अपसृत होना। अभी जस्ट बताए थे कि प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद उसका दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो प्रकाश फैलेगा या तो प्रकाश सिकुड़ेगा। यदि फैलेगा तो क्या कंडीशन होगा, सिकुड़ेगा तो क्या कंडीशन होगा। फैलता है तो वो काल्पनिक रूप से एक किसी बिंदु पर मिलता है, और सिकुड़ता है तो मतलब वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलता है। ठीक, तो लिख सकते हैं जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन होकर किसी बिंदु पर संश्रित या अपसृत, मतलब फिजिक्स का भाषा है संश्रित या अपसृत, सिंपल भाषा में संश्रित को कहते हैं सिकुड़ना, अपसृत को कहते हैं फैलना। मतलब जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर सिकुड़ती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर फैलता है या सिकुड़ता है, उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। यदि दो किरण से बना है प्रतिबिंब, एगो होता है संश्रित से, एगो बना है अपसृत से। संश्रित से जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कहेंगे वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो अपसृत होकर बनेगा वो कहलाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब अपने पास दो गो प्रतिबिंब हो गया, एगो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एगो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक का और काल्पनिक का गुण देखते हैं, मतलब इसका क्या सब गुण हो सकता है ना। वास्तविक का पहला गुण देखते हैं, यह जब भी बनेगा किरणों के संश्रित होने से, किरणों के संश्रित, किरणों के संश्रित होने से मतलब सिकुड़ने से बनता है, किरणों के संश्रित होने से या सिकुड़ने से बनता है। यह किससे बनता है, किरणों के फैलने से या अपसृत होने से, किससे, अपसृत होने से बनता है। उसके बाद यह जो वास्तविक प्रतिबिंब है वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान मतलब बोले कि अभी जो बताए थे, ये वास्तविक रूप से काटा, लेकिन एक और कंडीशन बताए थे,
ये तो प्रधान को नहीं काट रहा है, तो डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं कि मान लेते हैं यार यदि ऐसा होता या इसको पीछे बढ़ाते तो जहां पर काटेगा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये सीधा लाइन नहीं है, अपने मन से बढ़ाए हैं डॉट डॉट लाइन से। डॉट डॉट लाइन जहां भी देखना वो हो जाएगा काल्पनिक लाइन, और काल्पनिक से जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। तो ये जो बनेगा वास्तविक कटान से बनेगा, और ये बनेगा काल्पनिक कटान से। किसके? बिंदुओं के किरणों के काल्पनिक कटान से, बस। तीसरा नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा उल्टा होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा सीधा होगा। ये याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा सीधा होगा। एक और, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। बस इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। पहला कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किरणों के संश्रित होने से या सिकुड़ने से। उसके बाद और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? किरणों के अपसृत होने से या फैलने से। और ये जो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनेगा, मतलब वास्तविक रूप से काटने से बनता है। ये काल्पनिक कटान से बनता है। और यह वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। बस प्रतिबिंब हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट अपना लोग दर्पण में। दर्पण को सिंपली रूप से तो दो ही भागों में बांटा जाता है, जिसमें एगो आता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा जाता है, इसमें पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा का है अवतल दर्पण। उससे पहले देख लेते कि दर्पण होता क्या है। दर्पण दर्पण एक ऐसा चिकना सतह होता है जिससे कोई प्रकाश टकराता है तो वह प्रतिबिंब का निर्माण करता है। बस दर्पण से इतना ही। और दर्पण बना होता है ग्लूकोज का। किससे बना होता है? ग्लूकोज का। यह ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है। और इस पर जो कलई किया रहता है इसके पीछे, मतलब कोई भी दर्पण रहता है उसके पीछे कलई किया रहता है, नहीं तो कलई नहीं किया करेगा तो प्रकाश तो पार कर जाएगा। यदि प्रकाश पार करेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण के पीछे कलई किया जाता है। वो कलई होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब दर्पण को तो बांटा गया है दो भाग में। एगो होता है समतल दर्पण, एगो होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी दो भाग में, एगो होता है उत्तल, एगो होता है अवतल। उत्तल और अवतल। तो स्टार्ट करें। दर्पण एक चिकनी कांच की सतह होती है जिससे प्रकाश टकराकर प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण बना होता है ग्लूकोज से, और दर्पण के पिछले भाग में जो कलई किया रहता है सिल्वर ब्रोमाइड से कलई किया रहता है। दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, उत्तल अवतल। तो अब अपना पढ़ते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण से पहला क्वेश्चन होता है कि मतलब कहते किसे हैं? समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे कहेंगे समतल दर्पण। मतलब दर्पण का जो प्रकार होता है वो उसके परावर्तक सतह के अनुसार ही बांटा गया। जैसे कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। याद रखना, समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? अनंत होता है। ठीक। इसका गुण है, कुछ गुण भी है। पहला, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब यदि मान लो देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। दूसरा का है, इसमें वस्तु जितना दूर पर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, हमेशा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, याद रहेगा। तीसरा का नंबर आता है, मान लो कोई दर्पण है, उसके सामने हम दौड़ के जा रहे हैं। कोई दर्पण है, उसके सामने हम दौड़ के जा रहे हैं, तो जितना स्पीड से हम दौड़ के जा रहे हैं दर्पण में दिखाएगा उसके दुगुना स्पीड से दौड़ के आ रहा है। समझ में आया? जैसे कि कोई दर्पण है सीधा सामने रखा हुआ और हम दौड़ रहे हैं, मान लो मेरा चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दर्पण में कितना दिखाई पड़ेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद याद रखना, प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग से 2 गुना दिखाई पड़ता है। मतलब मान लो ये है वस्तु का वेग, वस्तु का, और ये है 2v प्रतिबिंब का। किसका? प्रतिबिंब का, याद रहेगा। फिर से किसी समतल दर्पण में अपने को पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जितना बड़ा वस्तु है उसका आधा होना चाहिए। वस्तु जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग से दुगुना होता है। मतलब वस्तु का वेग यदि v है तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा? 2v। एक और कंडीशन है, यदि हम प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण को घुमाएंगे, प्रतिबिंब तो बना था पहले से, मतलब मेरा प्रतिबिंब बना हुआ है दर्पण में, दर्पण को घुमा दिए तो उसके प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? दर्पण को थीटा से घुमाने पर प्रतिबिंब टू थीटा से घूम जाता है। प्रतिबिंब टू थीटा से घूम जाता है, थीटा से टू थीटा, याद रहेगा। एक और होना चाहिए इसमें, याद आ गया भाई। यदि 2 गो दर्पण को सटा कर रख दिए हैं और उसके बीच में वस्तु रखें तो प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा? प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा? तो ये होता है 360 बट्टे थीटा। प्रतिबिंब का संख्या n बराबर कितना होता है? 360 बट्टे थीटा। मतलब दोनों दर्पण के बीच में जितना एंगल है होता है उससे हम भागा दे देंगे 360 को, तो अपना निकल जाएगा प्रतिबिंब का संख्या। याद रखना, जब भी n का मान होगा, n बराबर हमेशा विषम संख्या होगा, n बराबर हमेशा विषम संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए थीटा बराबर है 90 डिग्री, थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो n का मान क्या होगा? n बराबर हो जाएगा 360 बट्टे 90। n का मान क्या हो गया? 4। लेकिन हम क्या बोले, जब भी हमको प्रतिबिंब की संख्या चाहिए, क्या होना चाहिए? विषम संख्या। इसको विषम संख्या बनाने के लिए हमेशा एक घटाना पड़ेगा, एक हमेशा घटाना पड़ेगा। मतलब प्रतिबिंब का टोटल संख्या कितना हो गया? n-1, n-1 मतलब 4 - 1 कितना प्रतिबिंब हो गया? 3 प्रतिबिंब। याद रखना, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स में ये पूछ सकता है, ये याद रखना थ्योरी। तो अपना समतल दर्पण पूरा का पूरा पढ़ लिए। इसमें ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और हाँ वो भी सही, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पूछा गया है ये। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम हट जाते हैं थोड़ा सा, ले लो फटाक से।